सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 43 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे पाठ नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 1। अब नाजीवाद तो किसी ने सुना हो या ना सुना हो, ये शब्द सुना हो ना सुना हो, लेकिन एक बात है, हिटलर का नाम हम सब ने सुना है। हो सकता है आपने भी सुना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नहीं पता कि हिटलर कौन है नहीं है। तो हम जब लेसन पढ़ेंगे उसके बारे में तब हम जानेंगे। लेकिन कभी भी हो सकता है शायद आपके घर में किसी के मुंह से कभी या कहीं पर भी आपने सुना हो कि जैसे बहुत बार ये कहा जाता है कि बड़ा हिटलर जैसा हो रहा है तू भाई, या आजकल क्या बात है इतना गुस्सा कर रहा है जैसे बड़ा ही तू हिटलर हो रहा है। तो हिटलर का नाम इस तरीके से लिया जाता है कि जैसे जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है या कोई जो है मतलब क्या कहें कि जैसे क्रूर टाइप का होता है तो बोलते हैं कि हाँ ये तो हिटलर जैसा ही है। तो हिटलर का नाम एक विख्यात नाम होने की बजाय एक तरह से कुख्यात नाम, कुख्यात का मतलब होता है कि जैसे बदनाम टाइप होते हैं ना, कि मतलब नेगेटिव वे में, उसका नाम इस तरह से फेमस है हिटलर का नाम, क्योंकि हिटलर ने इतनी ज़्यादा नफ़रत फैलाई और इतने ज़्यादा क्रूरता दिखाई कि आज भी उसके नाम के उदाहरण लोग देते हैं कि भाई तुम तो बड़े हिटलर जैसे हो रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हो, बहुत ज़्यादा मारने पीटने लग गए हो। तो इसी के बारे में ये पाठ है और किस तरीके से हिटलर बना। हालांकि हिटलर पहले ऐसा नहीं था, वो एक आम इंसान था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे हिटलर बनाया, और जब बनाया तो इतना क्रूर बनाया कि पूरी दुनिया उसके नाम से कांप उठी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन की और समझने का प्रयास करते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। हम जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं। जर्मनी जो कि यूरोप का एक बहुत बड़ा भी देश है, बड़े देशों में से एक है। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था। तो दो तीन बातें इसमें सामने आई कि एक तो दो गुट बन गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें एक गुट तो था मित्र राष्ट्रों का और दूसरा जो गुट था या ग्रुप था उसको हम कहते थे केंद्रीय शक्तियाँ। तो ये आपस में लड़ रहे थे और जो जर्मनी था वो केंद्रीय शक्तियों में था और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया और युद्ध में कूद पड़ा। 1918 में केंद्रीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे, उनको मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजय झेलनी पड़ी, वो पराजित हो गए। पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने अपना पद त्याग कर दिया, यानी उसको राजगद्दी से हटना पड़ा। और इसके बाद वाइमर गणराज्य, वाइमर जर्मनी में एक स्थान का नाम है वाइमर, उसमें संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद, जिसे राइक्सटाग के नाम से जाना जाता है, जर्मन संसद के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यानी अब वहां से राजतंत्र तो हट गया, क्योंकि पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने अपनी राजगद्दी को त्याग दिया, उसको त्याग नहीं पड़ा। तो अब वहां पर वाइमर गणराज्य यानी लोकतंत्र स्थापित किया गया, जिसमें महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, और यही वाइमर गणराज्य का जन्म था। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय
जो जर्मनी में एक स्थान है वर्साई, जैसे वाइमर एक स्थान है ऐसे ही वाइमर एक स्थान था जर्मनी में, ऐसे ही वर्साई भी एक स्थान है। जर्मनी में एक स्थान की एक तरफा शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। यानी जो हार जाता है अब उसे तो वही स्वीकार करना पड़ेगा जो जीतने वाला उसको कहेगा। तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। सबसे पहले जो जर्मनी की आर्मी थी उसको खत्म कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर भी कब्जा कर लिया और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खनिज होते थे, वो इलाका भी उन्होंने मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग यानी ज़मीन, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। तो आपने देखा कि कितनी कठोर शर्तें उस पर थोपी गई थी। और आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 3 पॉइंट्स में बनाकर लिखें, क्योंकि पॉइंट में लिखने से आपको भी आसान हो जाएगा समझना और जब आप टीचर के सामने प्रेजेंट करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना भी इस नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। यानी जो भी काम किया, जो भी गलत किया या सही किया, वो तो जर्मनी ने, जो पुराना जर्मनी था उसने किया था, लेकिन ये जो नया वाइमर गणराज्य बना इसी से ही ये सारा हर्जाना इसी के लोगों से, जनता से वसूल किया गया। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। वो ये मानते थे कि जो वाइमर गणराज्य बना है यही इन सब का जिम्मेदार है कि इसने इतने ये बना भी, और बना तो क्या, एक तरह से उनके ऊपर सिर्फ थोपा गया और इसके साथ साथ बहुत ही अपमानित करने वाली और बहुत ही कठोर शर्तें भी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर थोप दी, जिससे कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर नीचे यहाँ पर जर्मनी का मैप दे रखा है, जिसमें ये दिखा रखा है कि जर्मनी 1914 में कैसा था, और ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है ये इलाके जर्मनी से छीन लिए गए थे। और इसमें जो ये दिखा रखा है हल्के जामनी रंग का इलाका, ये लीग ऑफ नेशन के नियंत्रण वाली ज़मीन थी। और ये जो जिस पर ये जैसे ये है राइनलैंड वाला जिस पे लाइंस लगी हुई हैं, ये विसैन्यकृत क्षेत्र, यानी यहाँ से सेना को, जर्मनी सेना को भंग कर दिया गया। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली और रोमानिया, और बाद में अमेरिका भी। और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। दूसरा प्रश्न है कि वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था, कि वो उसमें लोकतंत्र की ऐसी क्या चीज़ें थी। तो वाइमर में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार वाइमर गणराज्य एक लोकतांत्रिक गणराज्य था। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि वर्साई की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया। तो वर्साई की एक तरफा शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। जर्मनी के खनिज संबंध राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। और इन्हें यानी इन शर्तों को अपमानजनक इसलिए कहा गया क्योंकि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना इस नवजात यानी नए वाइमर गणराज्य से ही वसूल किया जा रहा था। प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है कि युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही नहीं था। इसका कारण यह है कि जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया और तुर्की भी मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर हर्जाना जर्मनी को ही भुगतना पड़ा, जो कि मेरे विचार से सही नहीं है। फिर 5वां प्रश्न है
कि यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साए की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि यदि हम उस समय जर्मन नागरिक होते तो वर्साए की संधि के प्रति हमारे मन में भी नफरत के भाव होते, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने एक तरफा फैसला लिया था। एक तरफा फैसला लेते हुए सारा का सारा हर्जाना जर्मनी पर थोप दिया। यहाँ पर थोप आना चाहिए। जर्मनी के अधिकतर क्षेत्र और संसाधनों पर कब्जा करने के बाद उन पर 6 अरब पाउंड का भी जुर्माना लगा दिया। तो देखिए इस तरीके से ये चीज़ सही नहीं थी, इसलिए जो हम अगर जर्मन नागरिक होते भी तो हमें भी ये अपमानजनक लगता। और फिर आखिरी प्रश्न नंबर 6 है, उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साए की संधि के बाद जर्मन द्वारा खोए गए, यहाँ पर आएगा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर मैप दे रखा है उसमें जो ऑरेंज वाले पार्ट में से कोई भी 2 क्षेत्रों का नाम आपने लिखना है। जैसे मैंने लिखा पश्चिमी प्रशा और अपर सिलेसिया, 2 क्षेत्र थे जिन्हें खोना पड़ा जर्मनी को इस वर्साए की संधि के बाद। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।